नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एनटीपीसी सुपर 30 बैच में। और इस सुपर 30 बैच में हमारी जनरल अवेयरनेस की आज 11वीं क्लास है, जिसमें आपके लगातार पिछली क्लासों से कंटिन्यूस हर सब्जेक्ट में पीवाईक्यूज को विद कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है। और इस कॉन्सेप्ट से आपके आगामी परीक्षाओं में क्या क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं उनकी पॉइंट्स पर भी बात की जा रही है। तो इनको बेहतर तरीके से आप पढ़ते जाइए। तो देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है कि सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। हमें इसमें से सही उत्तर का चुनाव करना है और क्या बताना है कि हमारे एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, जो परतें हैं, उन परतों का क्रम पूछा गया है, सीक्वेंस पूछा है कि उनका क्या सीक्वेंस है। तो पहली बात तो आपको थोड़ा सा वायुमंडल के बारे में मालूम होना चाहिए कि वायुमंडल क्या है, इसका क्या संगठन है, किस तरीके से इसकी संरचना विभाजित की जाती है, कितनी परतों में इसको बांटा गया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका आयन मंडल, दूसरा है आयतन मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है समताप मंडल, परिवर्तन मंडल। फिर है आपका परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल। आयतन मंडल, परिवर्तन मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और समताप मंडल। ठीक है। तीसरा है आपका मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल और समताप मंडल। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका सीक्वेंस क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इसका जो राइट सीक्वेंस होगा आंसर का वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए, हमारा जो वायुमंडल है ये गैसों का मिश्रण होता है। तो आज थोड़ा सा हमें वायुमंडल के बारे में समझ लेना है कि वायुमंडल होता क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है हमारा। वायुमंडल गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। और वायुमंडल का जो संगठन है, इसका कंपोजिशन है, वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहले है आपकी गैस, दूसरे हैं धूलकण और तीसरा है जलवाष्प। गैसेज, एरोसॉल्स और वाटर वेपर, इन तीन चीजों से मिलकर हमारा क्या बनता है, वायुमंडल बनता है। और वायुमंडल जो है वो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ इसके गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ है, ग्रेविटी से बंधा हुआ है। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, इसको अपने ऑर्बिट में बांध के रखता है, पृथ्वी के ऑर्बिट में। दूसरी चीज ये है कि हमारे वायुमंडल की जो संरचना है, जो लेयर्स हैं, वो 5 परतों में इसको विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे निचली परत जो है इसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। इसी को हम लोग परिवर्तन मंडल भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ट्रोपोस्फियर कहेंगे। फिर आता है आपका समताप मंडल, तीसरे नंबर पे आता है आपका मध्य मंडल, चौथे नंबर पे आता है आपका आयन मंडल, आयनोस्फीयर, और सबसे लास्ट में आता है आपका बहिर्मंडल, जिसे हम आयतन मंडल भी कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहा जाता है। तो इन 5 मंडलों को सीक्वेंस से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको ट्रोपोस्फीयर मिलेगा, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगा, फिर मेसोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। तो यहाँ क्वेश्चन हमारे इसी सीक्वेंस से पूछा गया है। और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको ये भी रखनी है कि क्षोभ मंडल में हमारी मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो सारी की सारी कहाँ घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में। समताप मंडल हमारा वायुयान यातायात के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसमी घटना घटित नहीं होती। और इसी मंडल में आपकी एक परत पाई जाती है जिसे हम अलग से ओजोन परत के नाम से जानते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं इसको, है ना। तो ये भी आपकी कौन से मंडल में मिलेगी, इसी मंडल में मिलेगी। आयन मंडल में हमारे जितने भी कृत्रिम सैटेलाइट होते हैं उन सबको लॉन्च किया जाता है। और बहिर्मंडल में जितनी भी आपकी हल्की गैसेज हैं वो मिलती हैं। ये क्षोभ मंडल जो है आपका, यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या आती है, कमी आती है।
और यहाँ जब आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो तापमान हमारा 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमारे क्या क्या आंसर थे। देखो सबसे पहले परिवर्तन मंडल है, फिर समताप मंडल है। तो परिवर्तन मंडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद में समताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल और आयतन मंडल। तो हमारा ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी। तो ब्रह्मांड के विस्तार की एक्सपेंडिंग कॉन्सेप्ट जो दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग रिलेटेड टू यूनिवर्स, वो किसने दिया था। तो देखो जो प्रारंभिक अवधारणाएं आती है, मैं उनके बारे में भी थोड़ी सी यहाँ पर बात करता हूँ आपके साथ में, कि हमारी जो प्रारंभिक अवधारणाएं थी या जो कॉन्सेप्ट थे, उनमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था जियोसेंट्रिक अप्रोच या जियोसेंट्रिक थ्योरी आई थी। ये थ्योरी आपकी टॉलमी ने दी थी 140 एडी में, और इन्होंने बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसके सेंटर में अर्थ है और पूरा यूनिवर्स सेंटर के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है। इसके बाद में एक व्यक्ति और आए, कोपरनिकस, जिन्होंने एक नई थ्योरी दी जिसे हम लोग हेलियोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं। और इस अप्रोच के तहत इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि क्या है, सूर्य है। और ये थ्योरी इन्होंने दी थी 1543 एडी में। बाद में इनकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई, इसलिए इसे कोपरनिकसी रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। फिर आते हैं हमारे केपलर, जिन्होंने ग्रहों की गति का नियम दिया था। तो केपलर ने बताया कि हमारा जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है बल्कि किसके केंद्र में है, सौर मंडल के केंद्र में है। इसके बाद एक व्यक्ति और आते हैं, विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने बताया कि सौर मंडल जो है वो आकाशगंगा का भाग है। और फिर आते हैं एडविन पी हब्बल। एडविन पी हब्बल ने बताया कि हमारे जो ब्रह्मांड का व्यास है, यानी कि दृश्य पथ में जितना ब्रह्मांड आता है या ब्रह्मांड का जो भाग हमें दिखाई देता है, उसका अकेले का जो व्यास है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर है। तो ब्रह्मांड का जो विस्तार बताया या इसकी जो एक्सपेंडिंग थ्योरी दी वो एडविन पी हब्बल ने दी थी, इसीलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, ए हो जाएगा। इन्होंने क्या बताया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, ठीक है। तो ये इन्होंने डायमीटर इसका बताया था। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स किसने दिया था, एडविन पी हब्बल ने दिया था। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से है कि व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947 और 26 जनवरी 1947। तो इसमें से हमारे संविधान को संविधान सभा ने किस तिथि को स्वीकार किया था। तो आप लोग प्रस्तावना पढ़ते होंगे, तो प्रस्तावना में वो डेट हमारी नजर आती है जो कि एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में, एक हिस्टोरिक सोर्स के रूप में भी काम करती है। उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, इस तरीके से लाइन शुरू होती है। और फिर उसमें जो दर्शन निहित है, स्वतंत्रताएं और उसके बाद में न्याय, 3 प्रकार का बंधुत्व, इन सब चीज़ों की बात करते हुए एतद द्वारा विक्रम संवत 26 नवंबर 1949 को हम क्या करते हैं, संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 इस तिथि को क्या किया गया था, संविधान को स्वीकार किया गया था, ठीक है। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान का 11वां अधिवेशन चल रहा था। टोटल 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के। तो इस 11वें अधिवेशन में सभी लोगों ने, जिस समय संविधान को स्वीकार किया गया था, अपने अपने हस्ताक्षर किए थे और संविधान को स्वीकार किया था। और संविधान के कुछ पार्ट जैसे इलेक्शंस हो गए, सिटीजनशिप हो गई, इन सबको उसी समय तुरंत लागू कर दिया गया। इसके बाद में 12वां अधिवेशन जो होता है आपका, ये होता है 24 जनवरी 1950 को।
अब चाहते तो संविधान को हम लोग 26 नवंबर 1949 को भी लागू कर सकते थे, परंतु उस तिथि को हमने इसको लागू क्यों नहीं किया, उसके पीछे ऐतिहासिक कारण है कि जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में रावी नदी के तट पर, तब जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। तो उन्होंने रावी नदी के तट पर रात को 12 बजे तिरंगा झंडा भी फहराया था पहली बार, और उस तिरंगे झंडे में अशोक चक्र के स्थान पर क्या हुआ करता था, चरखा हुआ करता था। और वहीं पर घोषणा की गई कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा कि इस तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए, इसको लंबे समय तक याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, संविधान को इस समय लागू करेंगे। इसीलिए इस समय संविधान को क्या नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। तो 24 जनवरी को 2-3 काम हुए हमारे। एक तो राजेंद्र प्रसाद को हमारे भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। इसके बाद जो हमारा वंदे मातरम है, इसको भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता मिली इसी तिथि को। और जनगण मन को क्या किया गया, इसको हम लोगों ने राष्ट्रगान स्वीकार किया, संविधान सभा ने इसको राष्ट्रगान स्वीकार किया। इनमें से जनगण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि में से लिया गया है, जबकि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से लिया गया है। क्लियर है? तो ये 2-3 चीज। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था पूरे तरीके से। ठीक है? और एक चीज और याद रखना कि भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। यह किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को, जबकि 26 जनवरी को भारत में रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है? इतना याद रहेगा। और संविधान को बनने में टोटल समय लगा था 2 साल 11 माह और 18 दिन। इतना ये भी याद रखना है। तो संविधान को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 को, ना कि 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, लेकिन स्वीकार 26 नवंबर 1949 को किया जाता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल कि भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया है? यानी कि हमारे संविधान में जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको हमने कहां से एक्सेप्ट किया है, किस देश के संविधान से लिया है? तो डीपीएसपी का जो प्रावधान है, पहले मैं ये बता दूं कि आपको हमारे संविधान के भाग 4 में इनको स्थान मिला है। और भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इनका प्रावधान किया गया है। तो डीपीएसपी को उधार लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के संविधान से। और ये वो सिद्धांत होते हैं जो किसी भी सरकार को अपनी पॉलिसी बनाते समय ध्यान में रखने होते हैं। और हमारे डीपीएसपी जो है वो 3 तरीके से कार्य करते हैं। इसमें गांधीवादी विचारधारा भी शामिल है, उदारवादी विचारधारा भी शामिल है, मार्क्सवादी विचारधारा भी शामिल है। तो उदारवादी है ना, इन समाजवादी, गांधीवादी, तो इन सभी विचारों को साथ लेकर के हमारे डीपीएसपी कार्य करते हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अगर आपको याद करने हो तो एक तो आर्टिकल 40 देख लीजिए, एक आर्टिकल 44, एक आर्टिकल 45, एक आर्टिकल 48 और एक आर्टिकल 51। ये कुछ आर्टिकल हैं जहां से बार बार क्या होता है, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन और वन्य जीवों की सुरक्षा, इनकी बात किसमें की गई है, समान नागरिक संहिता क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये आपके आयरिश संविधान से। जबकि भाग 3 में आपके मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। भाग 2 में आपके सिटीजनशिप है, नागरिकता का प्रावधान है। और भाग 1 में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामले हैं।
और भाग 4A की बात की जाए तो इसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइटेड याद करने हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछने को देखे जाते हैं हर बार। अगला सवाल है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, निम्न में से कहां पर हुआ था? The 1929 session of the Congress in which the goal of पूर्ण स्वराज was held at which of the following? तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1929 में जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये लाहौर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और लाहौर में किस नदी के किनारे हुआ था? तो वो रावी नदी के किनारे हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे। और यहीं पर क्या हुआ था आपका? पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। पहली बार तिरंगा झंडा किस सेशन में फहराया गया? और यहीं पर आपके पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। और क्या कहा कि आने वाले 1930 को, यानी कि 26 जनवरी, अभी मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए हमारे संविधान को कब लागू किया गया था? इस डेट को लागू किया गया था कि इस ऐतिहासिक क्षण को हमें इतिहास में क्या करना था? अमर बनाना था। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें लाहौर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स और यहाँ से ऐड कर लेना, क्योंकि अध्यक्ष पूछ सकता है, नदी का नाम पूछ सकता है, तिरंगा झंडा कौन से अधिवेशन में फहराया गया, पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में रखी गई, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कौन से उसमें हुई। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पहली बात तो हम ये करते हैं कि भाई कैबिनेट मिशन था क्या हमारा। ये जिस कैबिनेट मिशन की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत भेजा गया था संविधान सभा के गठन के लिए। और क्लीमेंट एटली उस समय इंग्लैंड के पीएम थे, जिन्होंने विंस्टन चर्चिल को हराया था। और अपने कैबिनेट के आधार पर एक मिशन इन्होंने इंडिया भेजा था मार्च 1946 में। और इसके प्रस्तावों के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। ठीक है? तो इस कैबिनेट मिशन में कितने लोग भारत आए थे और इनमें से कौन नहीं था? तो इसके टोटल 3 सदस्य थे इसमें शामिल। अब इन 3 सदस्यों में से अध्यक्ष का नाम पूछता है कई बार कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे और इसके सदस्य कौन थे। तो 3 में से एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे। तो देखिए जो अध्यक्ष थे वो थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और जो सदस्य थे वो थे पैथिक लॉरेंस, जिन्हें भारत सचिव के पद पर भेजा गया था भारत। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 लोग थे। तो इनके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि विलियम वुड जो है ये संविधान सभा के लिए जो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था उसके सदस्य नहीं थे। बाकी पैथिक लॉरेंस थे, क्रिप्स स्टैफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? आपसे यहां पर क्या पूछा गया कि जो हम एलसीडी देखते हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी एलसीडी, तो इस एलसीडी में ऐसे कौन से क्रिस्टल पाए जाते हैं? तो उसी क्रिस्टल के आधार पर इसका पूरा नाम रखा गया होगा। तो पहला है लीड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंटर डिस्प्ले और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसमें से इस एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देखिए कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारी शब्दावलियों की फुल फॉर्म आपसे पूछता है एनटीपीसी में एग्जामिनर, तो आपको वो सारे फुल फॉर्म भी याद करने हैं। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, एलसीडी का पूछ लिया आपसे, ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, ठीक है, तो ऐसे हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से किसको जाना जाता है? आपका एलसीडी को। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी हो जाएगा।
अगला सवाल, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआरएम इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस? तो कस्टमर रिलेटिव्स मीट, चैनल रूट मार्केट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और कस्टमर रिटेंशन मैनेजर। तो इसमें सीआरएम का मीन्स क्या होगा? तो सीआरएम का मीन्स होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में क्या है? इसका फुल फॉर्म है सीआरएम का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? यानी कि जहां से भारत में बुनियाद रखी गई किसकी? अंग्रेजी शिक्षा की, तो उसको मैग्ना कार्टा हम किसे कहेंगे? तो देखिए, भारत में लॉर्ड मैकाले को शिक्षा का जनक कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन माना जाता है भारत में? लॉर्ड मैकाले माना जाता है। तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। जब प्राच्य शिक्षा समिति में विवाद हुआ था, तब इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था और उस आधार पर शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मैकाले के अकॉर्डिंग अंग्रेजी होना चाहिए। तो इन्होंने इंग्लिश मीडियम की सिफारिश की थी और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन के लिए जो आधार बना वो वुड डिस्पैच से माना जाता है कि वुड का जो घोषणा पत्र आता है आपका 1854 में, इसमें भारतीय शिक्षा से संबंधित बहुत सारे प्रावधान प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन पे बात की जाती है। तो यहीं से भारत में क्या हुआ? एजुकेशन पर विस्तार हुआ। तो पहली बार 1813 ईस्वी में भारत में 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए का प्रावधान शिक्षा के लिए किया गया था। ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है। तो बोर्ड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? कि हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे कब समाप्त किया गया? देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है कि हमारे मूल संविधान में ना 7 मूल अधिकार दिए गए थे हमको। मूल संविधान का मीन्स ये है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 थे। वो 7 कौन कौन से थे? पहला था आपका समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा था आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा था आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और छठवां था आपका संपत्ति का अधिकार। और 7वां था आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 7 आपके क्या थे? फंडामेंटल राइट्स थे। अब इनमें से हमारा जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटाया कब गया था? इसको हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। और इस समय भारत में मोरारजी देसाई की सरकार थी। उन्होंने क्या किया? इसको पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया, बस इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके, यानी कि पहले ये संविधान के भाग 3 में शामिल था, अब ये भाग 3 से कहां आ गया? भाग 12 में आ गया। और आर्टिकल 300A में इसको क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। और रिसेंट में अब जो है हमारा ये लीगल राइट ना होकर के संपत्ति का अधिकार क्या बन गया? सॉरी, फंडामेंटल राइट ना होकर के क्या बन गया? लीगल राइट बन गया है। विधायी अधिकार जिसे हम लोग कहते हैं, विधिक अधिकार।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से निकाल करके अनुच्छेद 300 ए में क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला सवाल, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समयांतराल कितना है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपकी ग्रीनविच रेखा है वो 0 डिग्री की रेखा को हम लोग कहते हैं, और इसी को इंटरनेशनल टाइमलाइन घोषित किया गया है जिसे हम जीएमटी के नाम से जानते हैं। और ये कहा गया कि इस रेखा के पूर्व में जब हम जाते हैं तो हमारा टाइम क्या होता है दोस्तों, आगे, और पश्चिम में जाते हैं तो टाइम क्या होता है, पीछे। और भारत कहाँ है आपका, ईस्ट में है, तो 82.5 डिग्री मान लेते हैं यहां है। और एक चीज याद रखना कि इसको निकालते कैसे हैं, तो पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेट करने में अगर 4 मिनट का समय लगता है तो 15 डिग्री रोटेट करने में 1 घंटा, और 360 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लगेगा, 24 घंटे का समय लगेगा। तो 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो पृथ्वी को 82.5 डिग्री घूमने में 5 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है, लगभग 5.5 घंटे का समय लगता है। इसीलिए जीएमटी और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितने घंटे का समय अंतराल पाया जाता है, 5.5 घंटे का, 5 घंटे 30 मिनट का गैप मिलेगा। इसका हम दूसरी भाषा में अगर इसकी बात करें, इसको दूसरी भाषा में कैसे समझ सकते हैं कि अगर भारत में अभी रिसेंट टाइम पर सनराइज होता है तो जब भारत में सनराइज होगा इसके 5.5 घंटे बाद इंग्लैंड में सनराइज होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड का समय 0 डिग्री के आधार पर निर्धारित किया गया है। क्लियर है यहां तक? तो राइट आंसर क्या होगा आपका, यहां बी हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल क्या है कि वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मेनली बाई, सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी से विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से, और पृथ्वी की गति के घर्षण से। तो देखो, जो सूर्य से हमारे यहाँ प्रकाश आता है ना, इसको हम लोग कहते हैं सोलर रेडिएशन। मान लेते हैं ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, ये हो गया आपका सोलर रेडिएशन, सौर्य के विकिरण। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि सूर्य से आने वाला सीधा प्रकाश, जो कि आपका शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आता है, और फिर यही प्रकाश पृथ्वी से टकरा करके क्या करता है, वापस जाता है, और वापस जाता है तो यही प्रकाश आपका कहलाता है पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो कि आपका लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में कहा जाता है, बाहर निकलता है। लेकिन हमारे वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस पाई जाती हैं, इस प्रकाश को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे वायुमंडल गर्म होता है। तो ऑप्शन क्या है कि पृथ्वी के विकिरण से या सूर्य से आने वाले सीधे विकिरण से? तो हमेशा याद रखना कि वायुमंडल जो है वो इससे गर्म होगा। क्यों? क्योंकि सोलर रेडिएशन के लिए हमारा वायुमंडल पारदर्शी की तरह कार्य करता है, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए हमारा वायुमंडल अपारदर्शी हो जाता है। इसलिए आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा। अगला सवाल कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां पर है? तो सबको, बच्चे बच्चे को पता है कि सांची में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेष, महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी प्रतीक चिन्ह, महात्मा बुद्ध के बेसिक इंट्रोडक्शन, उनके जीवन को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी शिक्षाओं को लेकर के। तो ये चीज याद रखना कि सबसे बड़ा जो स्तूप है वो कहां पर है, सांची में है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, तो हिमालय जो है वो आपका एक नवीनतम मोड़दार पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? नवीनतम मोड़दार पर्वत है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन है, क्योंकि ये 2 प्लेटों के टकराने से बना है। एक आपकी यूरेशियन प्लेट और दूसरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दोनों के बीच में क्या था आपका? टेथिस सागर था, और टेथिस सागर के जितने भी अवसाद थे, सेडिमेंट्स थे, इनमें क्या पड़ गए? फोल्ड पड़ गए, और इनमें फोल्ड पड़ने से कौन सा पर्वत बना आपका? हिमालय पर्वत बना। इसलिए हिमालय क्या हो जाएगा आपका? एक नवीनतम मोड़दार पर्वत या ब्लॉक माउंटेन या फोल्डेड माउंटेन हो जाएगा। तो इसीलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्लॉक पर्वत भारत में एक तो विंध्याचल है आपका, एक आपका सतपुड़ा है, और अवशिष्ट पर्वत पूछे तो अरावली भारत का क्या है? अवशिष्ट पर्वत है।
जो कि संसार का सबसे प्राचीनतम पर्वत भी है। लास्ट क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता दूं आपको। इस साइड से देखें तो इधर सबसे पहले बहती है आप स्वर्ण रेखा, उसके बाद में आती है ब्राह्मणी, फिर आती है वैतरणी, फिर आती है आपकी महानदी, उसके बाद में इधर साबरमती, साबरमती के बाद में माही, माही के बाद में नर्मदा, नर्मदा के बाद तापी, और तापी के बाद में फिर इधर से निकलेगी एक नदी, इधर गिरेगी। इधर जितनी भी नदियां गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, ये सब डेल्टा बनाती हैं, ये चीज ध्यान रखना। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी बनाती हैं। उसके बाद में कृष्णा और फिर कावेरी। ये हो गई आपकी गोदावरी, ये हो गई कृष्णा और ये हो गई कावेरी। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का क्या है, आपका अपवाह तंत्र है। इनमें सबसे लंबी नदी जो है या सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी है, जिसे हम लोग दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो गोदावरी क्या हो जाएगी, आपकी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको नदियां भी याद करनी है। तो ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आज के लिए। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।